जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपको किसी भी रेलवे से संबंधित किसी भी साइंस, जीके, मैथ की तैयारी करनी है तो ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर प्लेलिस्ट में देख लें, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। तो हमारा जो शरीर होता है उसमें आनुवांशिकता की इकाई को हम जीन कहते हैं। अगला है जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतानों में, जीवों में आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं वो संतानों में तक कौन ले जाते हैं। तो वह क्रोमोसोम जो होते हैं उनके द्वारा जीवों से उनकी संतानों में वह लक्षण पहुंचते हैं। जैसे कि मानव होगा तो मानव का जो शिशु होगा, जो बच्चा होगा, तो मानव की तरह 2 हाथ और 2 पैर वाला होगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो कौन से किए जाते हैं? साइनोबैक्टीरिया। चलिए अगला देखते हैं, अगला है सोयाबीन में नाइट्रोफिक्सन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है। तो कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? राइजोबियम ट्राइफलाई। अगला है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो मानव शरीर में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी और गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। अगला है, कौन सी कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो कौन सी कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में, यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल्स में नाभिक नहीं होता है। अगला है, वह सबसे छोटा जीव कौन सा है जो स्वयं प्रजनन या विकास करने में समर्थ होता है। तो कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी कोशिका का अधिक महत्व होता है। कौन सी कोशिका का अधिक महत्व होता है? तो अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम, इनका अधिक महत्व होता है। अगला है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के अनुसार भिन्न होती है, क्योंकि जो मानवों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है और पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी हुई होती है। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। अगला है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह पाया जाता है ऑक्सीजन। अगला है, हमारे शरीर का
अधिकतम भार का बना होता है? किसका? जल का। अगला है गुणसूत्र किसका परिवर्तन रूप है? तो गुणसूत्र क्रोमेटिन धागों का परिवर्तन रूप है। अगला संवहनी पौधों में पानी ऊपर तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो संवहनी जो पौधे होते हैं उनमें पानी या जल जाइलम ऊतक द्वारा ऊपर तक पहुंचाया जाता है। अगला है पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? जो पौधे होते हैं उसमें फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है आहार का वाहन, यानी कि फ्लोएम जो है वो पौधों में भोजन ले जाने का कार्य करता है। अगला है रक्त एक कैसा ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगला है रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक कार्ल एंड स्टेनर थे। अगला है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला है सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर में किस अंग में पाई जाती है? सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो वह हड्डी जो है हमारे कान में पाई जाती है और उस हड्डी का नाम है स्टेप्स, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कि जांघ में होती है। और हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में होती है। अगला है कौन सा लवण मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अगला है प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? 90%। अगला है मानव शरीर के अंदर रक्त का क्या कार्य है? तो मानव शरीर के अंदर जो रक्त है यानी कि ब्लड, उसका कार्य जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अगला है लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, उनका जन्म कहाँ होता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करती है? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यानी कि CO, उसकी विषाक्तता किसे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? तो यह रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, यानी कि रक्त जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है तो उसकी क्षमता को विषाक्त कर देती है, सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रतीक होता है CO। चलिए अगला देखते हैं स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक कितना होता है? तो एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर होता है, जाने वाला और आने वाला। अगला है कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है तो घाव पर ऊपर जो पीली सी परत बन जाती है वह हमारे घाव को भरने में मदद करती है। और वह कौन से ऊतक के द्वारा होता है? एपिथेलियम ऊतक के द्वारा। अगला है प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचालित होता है? तो प्याज में खाद्य पदार्थ सेल्यूलोज के रूप में संचालित होता है। अगला है माइटोकाइंड्रिया शब्द के जनक कौन थे? यानी माइटोकाइंड्रिया जो शब्द है वो किसने दिया था? तो माइटोकाइंड्रिया नाम का जो शब्द है वो है कार्ल वेंडा के द्वारा दिया गया था। अगला है
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दोस्तों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।